फिनोमिना है, अब हम पढ़ने लगे हैं ना। ये फिनोमिना बेसिकली बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन है, और ये बिल्कुल उसी तरह की बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन है जो हम उसमें पढ़ के आए हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन ऑफ वेसल से। ठीक है, वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन। तो इन दो चीज़ों से जो है वो इनका इसका ताल्लुक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज़ जो क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, वो ये है कि आपको ये इन्होंने स्किन सरफेस दिखाई हुई है, दिस इज स्किन सरफेस। ठीक है, अब जो मेनली हमारी बॉडी के अंदर हीट को लूज करने का नॉट गेनिंग, हीट को लूज करने का जो फिनोमिना होता है ना, वो स्किन के जरिए होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारी बॉडी में जो दो ऑर्गन्स हीट प्रोड्यूसर होते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, वो दो ऑर्गन्स बेसिकली हैं लिवर एंड मसल्स। ठीक है, लिवर एंड मसल्स, ये दो ऑर्गन्स हैं विच आर प्रोड्यूसिंग हीट। इनसे बॉडी पिक करती है और किसको दे देती है हीट? ब्लड को। अब या तो उस ब्लड को आप स्किन की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं टू लूज द हीट, जाओ भाई जाके हीट लूज करके आओ, या फिर आप उस ब्लड को डायरेक्ट कर देते हैं टू हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लंग्स, किडनीज, एटसेट्रा। यानी उसको यूं कह लीजिए कि उस ब्लड को आप बॉडी एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाने देते। बॉडी एक्सट्रीमिटीज से क्या मुराद है? बॉडी एक्सट्रीमिटीज से मुराद बेसिकली ये होता है कि बॉडी के एक्सट्रीमिटीज में हमारे हैंड्स और फीट आ जाते हैं। ये हमारी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज हैं, इनको हम एक्सट्रीमिटीज कहते हैं। तो हम उनको बॉडी एक्सट्रीमिटीज की तरफ नहीं जाने देते, क्योंकि बॉडी एक्सट्रीमिटीज का फंक्शन है हीट को लूज करना। जबकि यहाँ पर हमने बॉडी को स्किन की तरफ नहीं भेजा, बल्कि हमने बॉडी हीट को प्रोटेक्ट किया। हमने ब्लड को स्किन की तरफ नहीं भेजा, बल्कि अंदर वाले ऑर्गन्स की तरफ भेजा है। तो जब हमने हीट प्रोटेक्शन करनी होती है या हीट लॉस प्रोटेक्ट करना होता है, तो हम ब्लड को क्या कर देते हैं? फौरी तौर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द इंटरनल ऑर्गन्स, इनर ऑर्गन्स। तो ये जो है वो इस तरीके से ये कैसे होता है। यहाँ पर एक कंप्लीट जो है वो डायग्राम, हम दो डायग्राम्स यहाँ पर कंपैरिजन में बनाएंगे। वहाँ बनी हुई है, अच्छी डायग्राम्स बनी हुई हैं, बट हम यहाँ पर अपनी डायग्राम्स इसलिए बनाएंगे कि दो डायग्राम्स इकट्ठी बना के उनको कंपेयर करेंगे। अब देखिए, ब्लड आता है, ब्लड आकर जो है वो स्किन की तरफ आता है। ठीक है, ये आपकी जो है वो स्किन है, ये स्किन की लेयर है। ब्लड यहाँ तक आता है और यहाँ पे आने के बाद फिर ब्लड जो है वो वेन्स के जरिए वापस जाना है। यहाँ पर एक जो वेन है वो कंप्लीट बना देते हैं यहाँ तक, ये, और फिर ये। अच्छा, अब ये जो वेसल है, यहाँ से ब्लड ने आना है, जाहिर है ये आर्टरीज है। ठीक है, और ये जो वेसल्स हैं, यहाँ से ब्लड ने आगे मूव करना है, ऑब्वियसली दीज आर वेन्स। ठीक है, ये जो वेसल है इसको आप कहते हैं शंट वेसल। इस शंट वेसल का पर्पस ये होता है, इट कैन बी डायलेटेड एंड इट कैन बी कंस्ट्रिक्टेड। कैसे होता? कुछ यूं है कि जब आपने अब मैं एक ही कलर से सारी बना रहा हूं। जब आपने ब्लड को स्किन की तरफ जाने से रोकना है ना, तो आप इस वेसल का डायमीटर ज्यादा कर दें। इस वेसल का डायमीटर आप इंक्रीज कर दें। जैसे ही आप इस वेसल का डायमीटर इंक्रीज करेंगे, तो जो ब्लड होगा वो बजाय स्किन तक जाने के, अब जाहिर है ऊपर यहां काफी ज्यादा ब्लड इधर से ही वापस हो जाएगा और यहां पर थोड़ा ब्लड जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने स्किन को ब्लड तो देना है।
रेयर ब्लड के, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब आप इस वेसल को डायलेट कर देते हो, इससे क्या होता है, ब्लड वापस आ जाता है। इसका मतलब है यू हैव प्रोटेक्टेड द हीट फ्रॉम लॉस, प्रोटेक्टेड हीट लॉस। लेकिन अगर आपने यही फिनोमिना करना है कि आपने हीट को गेन करना है, ये आपकी स्किन लेयर है, आपने हीट को गेन करना है, या हीट को जो है, सॉरी, आपने हीट को लॉस किया, आपने हीट लूज करनी है, तो आप क्या करते हो, ये आपके वेसल्स हैं, ठीक है। आप ये जो शंट वेसल है इसको कर देते हो कंस्ट्रिक्ट, शंट वेसल को आप कंस्ट्रिक्ट कर देते हो। अब आप खुद देख सकते हैं, शंट वेसल को आप कंस्ट्रिक्ट करते हो तो यहां ज्यादातर ब्लड यहां पर आ जाता है। जब ज्यादा ब्लड यहाँ आता है तो हीट लॉस आपकी स्किन से होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हीट लॉस होता है आपको क्या शुरू हो जाती है, स्वेटिंग, और स्वेटिंग जो है वो हीट को लेकर निकल जाती है, क्योंकि स्वेट जब आएगा तो स्वेट इवेपोरेट होता है, स्वेट जब इवेपोरेट होता है तो वो हीट को लेकर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो हीट है वो लूज हो जाती है। अब ये वो फिनोमिना है जो कि हमारी बॉडी में होता है, लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी हीट लूज करना चाह रही है या नहीं चाह रही, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आप गौर करें, इस वाले ग्राफ के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका है। इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आपको स्टिमुलस मिलता है कि वार्म डे है, बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप स्टिमुलस आता है रिसेप्टर्स पे, रिसेप्टर बेसिकली हीट का रिसेप्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, हीट का रिसेप्टर हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब क्या होता है कि टेम्परेचर रिसेप्टर्स इन स्किन डिटेक्ट चेंजेस, स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, स्टिमुलस पहले जाता है आपके स्किन के पास कि भाई ये स्किन गर्म होना शुरू हो जाती है, स्किन आपके हाइपोथैलेमस को बताती है कि भाई हीट ज्यादा हो रही है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हीट लॉस इंक्रीज करता है, कैसे, सबसे पहले आपकी आर्टेरियोल्स इन द स्किन डायलेट, शंट वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और ये जो मेजर वेसल है ये डायलेट हो जाती है। हाँ, ये भी एक बात आपको बता दूं कि जब ये वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी तो ये डायलेट हो जाएगी, इससे क्या होगा कि इसमें ब्लड कम आएगा, इसमें ब्लड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो वेसल है ये डायलेट हो जाएगी, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लिहाजा स्किन में ज्यादा ब्लड जाएगा और हीट लॉस हो जाएगा। साथ ही स्वेट ग्लैंड्स को कहा जाता है कि भाई ये फौरी तौर पर जो है ये पसीना रिलीज करो ताकि बॉडी ठंडी हो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर दिया जाता है। मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में रिएक्शंस को स्लो कर दिया जाता है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं, ये मैं आपको वैसे बहुत आगे की टर्म बता रहा हूँ, दिस टर्म कैन नेवर बी रिटन इन योर बुक, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में एनिमल्स को डिस्कस ही नहीं किया हुआ। एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं डेली टॉर्पोर, इसमें ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा हीट की वजह से, एक्स्ट्रा हीट ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ज्यादा हीट की वजह से एक ऑर्गेनिज्म इतना लो मेटाबॉलिक रेट पे चला जाता है, लो मेटाबॉलिक रेट पे चला जाता है कि वो सोना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं गर्मी में ज्यादा नींद आती है, जब ज्यादा गर्मी लगे ज्यादा नींद आती है, क्योंकि आपकी बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म इतना स्लो कर देती है कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है, आप थकन थकन फील करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंसानी नेचर है, ये एनिमल नेचर है। एनिमल नेचर में जब भी बॉडी को मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म कम क्यों किया जाए, देखें, मेटाबॉलिज्म में एक फिनोमिना होता है जिसको आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म में आप क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी की बॉडी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं, और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उससे आप निकालते हैं एनर्जी, एनर्जी इज हीट। अब अगर आप जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज होगी, विच मींस कि आपकी बॉडी की हीट को फौरी तौर पर कम किया जाएगा ताकि आपकी बॉडी में ज्यादा हीट क्रिएट ही ना हो। तो जब मेटाबॉलिज्म कम किया जाता है तो फिर आपको थकावट होती है, और वो थकावट जो है उससे फिर आपको नींद आती है। अब जब हीट लॉस के लिए आर्टेरियोल्स डायलेट की जाती है, शंट वेसल को कंस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो फिर
आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन कम हो जाती है और बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आ जाती है। दूसरा फिनोमिना देखिए, दूसरा क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ये भी स्किन फील करती है। स्किन फील करके फौरी तौर पर बताती है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है? सबसे पहले तो स्किन की आर्टेरियोज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, इसको डायलेट कर देता है। ये डायलेट हो रही है, जब ये डायलेट होगी तो ये स्किन के करीब वाली कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी ताकि हीट प्रोटेक्ट रहे, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब जब ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो हीट यहाँ यहीं से हीट वापस चली जाएगी। जब यहाँ से हीट वापस जाएगी तो फिर आपकी बॉडी की हीट लूज नहीं होगी। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स को लेस एक्टिव कर दिया जाता है क्योंकि ये फिर हीट लॉस का बायस बनते हैं, लिहाजा जो स्वेट ग्लैंड्स को वो कर दिया। हेयर इरेक्शन मसल्स इन स्किन कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको गूज बम्प्स हो जाते हैं, लेकिन ये ह्यूमन में इतना इफेक्टिव नहीं है, ये उसमें ज्यादा है, एनिमल्स में बहुत ज्यादा है। फिर आप शिवर करते हो। अच्छा, शिवरिंग से भी हीट होती है, शिवरिंग से भी हीट जनरेट होती है। कैसे? ये जो शिवरिंग का फिनोमिना है, इसमें आपकी बॉडी क्या करती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, कांपना जिसको कहते हैं ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो जाहिर है उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी। और एनर्जी क्या है? हीट। इट मींस कि आपके मसल जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो इस वजह से फिर आपको शिवर करवाया जाता है ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें, हीट प्रोड्यूस हो और वापस ब्लड का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमिना ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन टेम्परेचर रेगुलेशन। जी बेटा। लोग शिवरिंग करते हैं कि वो लाइक कि अगर डर लग रहा हो तो उसमें लाइक होम्योस्टेसिस क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना, जब आपको डर लग रहा होता है ना, तो आपकी बॉडी जो है वो अ, ऐसा हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनलिन कहते हैं उसको, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो आपकी बॉडी में जो मसल्स है ना उनको एक्टिव कर देती है, लेकिन आपकी बॉडी की हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए एड्रेनलिन जो है वो ब्लड को प्रोटेक्ट कर रही होती है, हीट को प्रोटेक्ट कर रही होती है, स्किन को हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से फिर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, और सर्दी कह रहा हूँ वो आप कांप रहे होते हैं, स्किन का कूल डाउन हो जाती है तो आप कांपना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से हाइपोथैलेमस का भी ये है, क्योंकि फियर जो है उसमें शिवरिंग का एलिमेंट शामिल होता है, तो इसलिए ये ब्रेन ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। जब आप बहुत ज़्यादा डरे होते हैं तो ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो दो तीन फिनोमिना इकट्ठे स्टार्ट कर देता है। फिर शिवरिंग जो होती है उसमें आपके मसल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे आपके मसल को भी एनर्जी मिलती है। आपके मसल्स एनर्जी मिलती है क्योंकि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आपको फौरी तौर पे भागने या लड़ने की जो है वो आप में सलाहियत आ जाती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसमें बॉडी इस बहाने से मसल्स में एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है कि डर लग रहा है, मसल्स एनर्जी प्रोड्यूस करके मसल को ताकत मिल जाती है। जी बेटा, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अच्छा जी। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम है, बट अनफॉर्चुनेटली करंटली मेरे पास ना वो मैंने पिक्चर्स खींच नहीं सका उसको, तो हम वैसे स्टार्ट कर लेते हैं नर्वस सिस्टम। देखिए बेटा, एक फिनोमिना होता है हमारी बॉडी में जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वैसे भी 140 एक, चैप्टर्स सॉरी, रह गए। हाँ कितने चैप्टर्स रह गए हैं? बेटा ये 13th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है हाँ हमारा, और ये अब कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, अगर ये थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपके चैप्टर्स हैं ना वो हेरिडिटी के अलावा कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं जो ज़्यादा लंबा टाइम ले, थोड़ी रह गए। मतलब ये है कि जिस तरह ये अभी पिछले 3-4 चैप्टर खत्म हुए हैं ना एक रो में, आपने नोट किया होगा 1.5 हफ्ते में हमने तकरीबन 3-4 चैप्टर खत्म किए हैं, तो उसी तरह से कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो इसी तरह गुजरने वाले हैं।
और इसीलिए मैं आपको इतना फोकस करवा रहा था कि बेटा इन चीज़ों को पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इनको, ठीक है। मैं वर्कशीट तैयार कर रहा हूँ सबकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी। आप अगर ना आ सको तो घर पे बैठ के भी अपने आप को टेस्ट कर लेना, वरना यहाँ आके मेरे पास वर्कशीट्स जो है वो अटेम्प्ट कर लेना। और दूसरा ये है कि क्लासेस भी हमने जो है वो ज़्यादा करनी है, ठीक है। अभी एक क्लास कल बिला वजह ही मिस हो गई, मेरा चार्जर नहीं था। तो ये है कि अब कल क्लास होगी इंशाल्लाह, फ्राइडे को आप आएंगे। फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है। उसके बाद फिर आगे सैटरडे को क्लास नहीं करूंगा मैं इस दफ़ा, लेकिन ये है कि फ्राइडे को जो है वो आपकी आपने आइएगा ज़रूर। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव वर्किंग। कलेक्टिव वर्किंग, या इसको आप कह लेते हैं टीम वर्क, या इसको आप कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वर्क। ऑर्गेनाइज्ड वर्क। देखिए इन तीनों वर्ड्स में एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी कि ये तीनों काम, दीज आर नॉट पॉसिबल विदाउट ए सेंट्रल बॉडी। अब वो चाहे उस ग्रुप का हेड हो, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस हो, वेदर इट इज हेड, प्रिंसिपल, सीईओ, ठीक है, या हेड ऑफिस, जो भी हो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्टिव वर्किंग, टीम वर्क या ऑर्गेनाइज्ड वर्क में सेंट्रल बॉडी होना बहुत जरूरी है। बेटा ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, इसमें भी हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन होती है, और हमारी बॉडी हमेशा कलेक्टिव वर्किंग पे काम करती है। कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी सबसे ज्यादा जो फोकस करती है वो है इकोनॉमिकल वर्किंग। इकोनॉमिकल वर्किंग, एक काम उतना किया जाए जितना जरूरी है, बिला वजह एनर्जी ना जाया किया जाए, बिला वजह एनर्जी का खर्चा ना किया जाए, ठीक है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी कमांड्स का एक सिस्टम लेकर आती है। हमारी बॉडी में कमांड सिस्टम होता है एक बड़ा प्रॉपर, जिसके जरिए पूरी बॉडी जो है वो काम कर रही होती है। कमांड सिस्टम होता है। ये जो कमांड सिस्टम है, ये एक बड़ा ही जिसको आप कहते हैं कि एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब ये जितना भी सिस्टम है, कमांड सिस्टम कह लें, इकोनॉमिकल वर्किंग कह लें, लेकिन एक बात तय है कि हमेशा आपको सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड वर्किंग के लिए आपको सेंट्रल बॉडी चाहिए होगी। सेंट्रल बॉडी से, अब हर बंदे का तो नहीं राब्ता होता सेंट्रल बॉडी से। हमेशा क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो मैसेंजर होता है। मैसेंजर, ठीक है। ये मैसेंजर लेकर जाता है मैसेज कहाँ? वर्किंग बॉडी तक। सेंट्रल बॉडी वो होती है जो डिसीजन करती है, वर्किंग बॉडी वो होती है जिसको आप फैक्ट्री या सब ऑफिस कह सकते हैं, ठीक है। और ये वर्किंग बॉडी जो है ये अपना काम परफॉर्म करती है। वर्किंग बॉडी जो है वो फिनिशेस इट्स वर्क, फिनिशेस इट्स वर्क, अपना काम खत्म करती है। और साथ ही काम खत्म करते ही सेंट्रल बॉडी को पता लग जाता है कि हाँ भाई काम खत्म हो गया है। तो ये एक पूरा फिनोमिना है जो कोऑर्डिनेशन के अंदर चलता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में ये पूरा फिनोमिना चलता है। अब आप गौर कीजिए, बात ये है कि हमारी बॉडी में एक सेंट्रल बॉडी है जिसको हम कहते हैं ब्रेन। ब्रेन हमारी बॉडी से डिफरेंट वर्क्स करवा, लेकिन वो क्या चीजें हैं कि जिनके जरिए ब्रेन पैगाम भेजता है कि भाई काम हो गया। चलें एक मिनट पहले एक और बात समझ लेते हैं, इस सवाल को अपनी जगह रख देते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है बेटा। एक कोऑर्डिनेशन होती है जिसमें जो मैसेंजर्स होते हैं, जिन्होंने सेंट्रल बॉडी से पैगाम लेकर जाना होता है। एक कोऑर्डिनेशन होती है जिसमें मैसेंजर होते हैं न्यूरॉन सेल्स। हमारी बॉडी के बड़े ही पर्टिकुलर सेल्स हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट फिनोमिना पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी।
और दूसरी हमारी बॉडी के मैसेंजर्स होते हैं केमिकल्स। केमिकल्स भी मैसेजेस ले जाने का काम करते हैं। इसका मतलब है हमारी बॉडी में दो तरह की कोऑर्डिनेशन है। एक कोऑर्डिनेशन वो है जो कि न्यूरॉन यूज कर रही है, और एक कोऑर्डिनेशन वो है जो कि केमिकल्स यूज कर रही है। जब ब्रेन हमारी बॉडी से कोई काम करवाता है बेटा, तो वो यूज करता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन यूज करके काम करवाता है, और न्यूरॉन के जरिए ही हमारी बॉडी को पता लगता है, हमारे ब्रेन को पता लगता है कि काम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बड़ा पर्टिकुलर किस्म का जो है वो सिस्टम है, कि जिसमें जो सेंट्रल बॉडी है, जिसने सेंट्रल बॉडी कह रहा हूं मैं, जो मैसेंजर है वो न्यूरॉन्स है। ऐसी कोऑर्डिनेशन को आप क्या कहते हैं? नर्वस कोऑर्डिनेशन। जिसमें न्यूरॉन्स शामिल हो उसको आप नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और ऐसे सिस्टम को आप कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं। ठीक है। सो एक तो ये बात है। अब जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक और बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कब वर्क करती है? जब उसको कोई काम करने की जरूरत पेश आती है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी कि ईद जब करीब आती है तो कपड़ों का बिजनेस बहुत फ्लरिश करता है। इसका मतलब है ईद एक ऐसा एक्ट है जो कि किसी एक पर्टिकुलर काम को तेज कर देता है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन ने जब काम करना होता है, तो उसको काम करने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? स्टिमुलस चाहिए होता है। इट इज एनी चेंज दैट प्रोवोक्स द बॉडी टू रिएक्ट। बॉडी को प्रोवोक करता है रिएक्ट करने के लिए। प्रोवोक्स द बॉडी टू रिएक्ट। स्टिमुलस, अच्छा ये स्टिमुलस जो है, फर्ज करें कि आपको किसी ने कहा कि जी क्या इसमें, हाँ, किसी ने आपको बताया, आपके पास एक फोटोकॉपी मशीन है, किसी ने आपको बताया कि एग्जाम सीजन करीब आ रहा है, तो बच्चों को फोटोकॉपीज करके देनी है। अब जब तक आपके पास, अब यहां स्टिमुलस क्या हुआ? एग्जाम सीजन। अगर आपके पास फोटोकॉपी मशीन ही नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? या एक और अंदाज में बात करते हैं, अगर आपको कोई आके बताए ही ना कि एग्जाम सीजन आ रहा है, तो आप तो काम ही नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टिमुलस आता है, तो सबसे पहले बॉडी के किसी हिस्से को पता लगना चाहिए कि स्टिमुलस आया है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स। ये हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स हैं। स्टिमुलस हमेशा हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स या सेंसेस पे फील होते हैं। ये जो सेंसेस होती है ना, टच की सेंस, टच की सेंस, और टच जो है वो स्टिमुलस होता है बेसिकली। लेकिन अगर आपकी बॉडी में टच रिसेप्टर ही ना हो, फॉर एग्जांपल आप एक चीज खाते हैं, कोरोना में तो खैर आपको काफी सुनने को मिला होगा कि भाई लोगों को जायका फील होना बंद हो जाता है। क्या होता है? उनकी जबान पे जो टेस्ट बड्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो काम करना छोड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो वर्किंग करना छोड़ गए हैं, अगर वो टेस्ट बड्स काम करना छोड़ गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको रिसीव नहीं होगा जायका, खाने में जितना मर्जी जायका उनको रिसीव नहीं होगा। ये आपने सुन रखा है कि जायका और सूंघने की हिस्स चली जाती है, रिसेप्टर्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। अब जरा इस बात को एज्यूम करें कि जब रिसेप्टर्स काम करना छोड़ जाते हैं, तो आपको एक मैसेज ही नहीं मिल रहा, आपको बॉडी, आपको स्टिमुलस ही नहीं मिल रहा। जिस चीज का आपको स्टिमुलस नहीं मिलता, बॉडी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं करती, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई आपको आके बताएगा ही नहीं कि एग्जाम सीजन आया हुआ है, तो फिर आप कैसे कुछ एक्ट कर सकेंगे? आप तो फोटोकॉपी, आपको तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। अब आप क्या करते हो? इसका मतलब ये हुआ कि स्टिमुलस और उसके बाद रिसेप्टर बहुत जरूरी है, जिस पे वो स्टिमुलस आपको रिसीव होना है। फिर उसके बाद क्या होता है? एक फिनोमिना होता है जिसको आप कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन जरूरी भी है या नहीं।
ये किस में होती है? रिसेप्टर के बाद हमारी बॉडी में ऑर्गन्स आते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। ये बेसिकली हमारे सेंट्रल या हेड ऑफिस होते हैं। ये हमारे हेड ऑफिस होते हैं। यहां पे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद अब आपने उसको करना होता है रिएक्ट। अब आप उसको रिएक्ट करते हो अपनी बॉडी के इफेक्टर्स के जरिए। इफेक्टर्स वो होते हैं जो कि आपका रिएक्शन शो करवाते हैं। देखिए, एनी चेंज provokes the body to react। इसका मतलब है अल्टीमेटली आप करेंगे, ठीक है। स्टिमुलस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी फॉर। अब इंफॉर्मेशन, हाँ, यहां पर एक एरो मैं भूल गया, वो मैं यहां से ले आता हूं। रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव कर लिया। रिसेप्टर वो मैसेज ब्रेन तक कैसे भेजेगा? न्यूरॉन के जरिए। उसके बाद क्या होगा? ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और फिर इफेक्टर तक जाएगा। इफेक्टर क्या होते हैं? मसल्स। फॉर एग्जांपल, आपको नजर आता है एक जगह सांप है, आप वहां से भागते हो, तो आपको भागने में कौन कौन हेल्प करता है? मसल। तो वो इफेक्टर है। आपकी बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं। तो इफेक्टर वो होता है जो रिएक्शन शो करता है। तो आमतौर पे आपके मसल्स आपके इफेक्टर होते हैं। आप किसी चीज की तरफ बढ़ते हो, खाने की तरफ बढ़ते हो, किसी जहरीले जानवर से पीछे हटते हो, किसी गर्म सरफेस से पीछे हटते हो, ठीक है। तो ये जो चीज होती है इसको आप कहते हैं इफेक्टर, और उसके बाद रिएक्शन, ठीक है। तो ये इफेक्टर रिएक्शन कौन शो करवाता है? हमारे मसल्स। अच्छा, कोऑर्डिनेटर्स या ब्रेन जो होता है वो किसके जरिए इफेक्टर तक पैगाम भेजता है? न्यूरॉन के जरिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पैगाम लाने वाला भी न्यूरॉन, पैगाम लेकर जाने वाला भी न्यूरॉन, ठीक है। अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन की दो टाइप्स हो गई। बेसिकली न्यूरॉन की तीन टाइप्स हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपको अभी न्यूरॉन, वन दैट ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर, एक ही बात है, टू ब्रेन। ऐसे न्यूरॉन जो किसी भी स्टिमुलस को सेंस करेंगे और उसको ब्रेन तक लेकर आएंगे, ऐसे न्यूरॉन को आप क्या कहते हैं? ऐसे न्यूरॉन्स को आप कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। जिन्होंने सेंस करना है, जिन्होंने सेंसरी ऑर्गन से, टेस्ट बड से दिमाग तक आपका जो मैसेज जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूरॉन्स है ये वाले, ये कौन से हैं? ये सेंसरी हैं। जिन्होंने रिसेप्टर से ब्रेन तक मैसेज लेकर जाना है कि भाई ये पैगाम आया है, जो पैगाम लेकर आएंगे उनको आप कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरी टाइप न्यूरॉन्स की कौन सी है? वन दैट टेक्स द मैसेज अवे फ्रॉम ब्रेन टूवर्ड्स रिसेप्टर्स, ठीक है। ये कौन से होंगे? इनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये ब्रेन से मैसेज लेके टूवर्ड्स, ओह सॉरी सॉरी, रिसेप्टर्स नहीं, गलती हो गई, टूवर्ड्स इफेक्टर्स, जिन्होंने रिएक्शन शो करना है, ये कहां लेकर जाएंगे? इफेक्टर्स तक, यानी मसल्स तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले न्यूरॉन जो के कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन से इफेक्टर तक जा रहे हैं, ये कौन से हो गए? मोटर। कुछ और न्यूरॉन्स भी होते हैं बेटा ब्रेन में। देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स that performs between sensory and motor neurons।
और ये वाले न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। होता क्या है फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है आपके पास, ठीक है। इस न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा अभी मैं। और यहाँ से मैसेज जा रहा है आपके ब्रेन की तरफ। अब मैसेज इस तरफ से टुवर्ड्स ब्रेन जा रहा है, यहाँ ब्रेन है, तो ये कौन सा न्यूरॉन हो गया बेटा? ये हो गया सेंसरी, क्योंकि ये ब्रेन की तरफ लेकर जा रहा है, लिहाजा ये सेंसरी है, ठीक है। यानी इसके इस एंड पे क्या है? रिसेप्टर है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट बर्ड्स हैं, यहाँ से मैसेज जा रहा है इधर। ब्रेन के न्यूरॉन्स यहाँ से रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उस मैसेज को आगे प्रोसीड कर देते हैं। अब ये मैसेज किधर जाता है? अब ये मैसेज जाता है फ्रॉम दिस न्यूरॉन्स, फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर। और वो इफेक्टर क्या होते हैं? मसल्स। बेटा ये कौन सा न्यूरॉन बनेगा जो इफेक्टर तक लेकर जा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन नो। ब्रेन तक, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन, ब्रेन तक लेके जाता है, और ये वाला होगा। ये मसल्स है ना, ये मसल पे लेकर जा रहा है, तो ये कौन सा न्यूरॉन होगा? इफेक्टर तक लेकर जा रहा है। अभी नाम। अल्लाह के बंदे, अभी तो बताया, मोटर, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, अटेंटिव रहें। ये मोटर न्यूरॉन है जो इफेक्टर तक लेकर जाते हैं, ब्रेन से इफेक्टर तक, वो मोटर न्यूरॉन है। ये क्या चीज है? ये वो थर्ड टाइप है जो कि मैं आपको बता रहा था। एक न्यूरॉन है जो रिसेप्टर यानी आपके टेस्ट बड्स या किसी से भी लेकर आ रहा है। टेस्ट बड्स हो गए, टच रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है, पेन रिसेप्टर्स हो गए, वहां से मैसेज लेकर आ रहा है ब्रेन तक। ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही है और उसके बाद वो मैसेज आपके इफेक्टर तक जा रहा है। अब इफेक्टर तक ले जाने वाले न्यूरॉन्स हो गए मोटर, ब्रेन तक लाने वाले न्यूरॉन्स हो गए सेंसरी। अब ये कौन सा है बेटा? इन दोनों के दरमियान, यानी सेंसरी और मोटर के दरमियान में जो एक कॉम्बिनेशन का, या यूं कह लें कि एक रास्ते का काम करता है, इस न्यूरॉन को आप कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर मींस बिटवीन। सेंसरी और मोटर के दरमियान में जो होता है, जो इनके दरमियान में कनेक्शन क्रिएट करता है, उसको आप इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और यहां पर बेसिकली प्रोसेसिंग होती है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है बेटा, ये तीन टाइप्स हैं ब्रेन न्यूरॉन्स की। क्लियर हुआ है अब? हाँ जी, क्लियर हो गया। तीन है, मोटर, सेंसरी और इंटर। अच्छा, अब इसमें क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, तो हम एक और जनरल डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम ना ज़ाया हो। आगे हम जो भी मजीद होगी उसको हम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब देखिए, ये तो पता लग गया हमें कि एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है और एक इंटर होता है। लेकिन पहले हम यहां पर अब पढ़ेंगे जनरल। एक बात आपको बता दूं, मैं अभी आपको जनरल टाइप ऑफ न्यूरॉन बता रहा हूँ, जनरल स्ट्रक्चर, सॉरी, मैं अभी आपको जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। लेकिन एक बात यहाँ मेरे अपने जहन में रखिएगा कि स्ट्रक्चर के लिहाज से मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सेंसरी का डिफरेंट होता है और इंटर का डिफरेंट होता है। इंटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सेंसरी का डिफरेंट होता है, मोटर का डिफरेंट होता है। लेकिन अभी मैं यहां पर आपको जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में ये होता है बेटा कि न्यूरॉन के मिडल, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मिडल में एक अदद स्वॉलन पोर्शन होता है, जिसको आप कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी या सोमा। और इसके दो तरफ एक्सटेंशंस होती हैं, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा।
बेटा एक एक्सटेंशन होती है जिसके एंड पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। या आप यूं कह लें कि एक एक्सटेंशन होती है जो मैसेज रिसीव करके मैसेज को लेकर आती है टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है ना, ये वाली, ये सेल बॉडी है। टुवर्ड्स सेल बॉडी मैसेज को लेकर आती है। और एक एक्सटेंशन होती है जो, ये कौन सा मैसेज होता है? ये इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है जो रिसेप्टर से आता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज। ठीक है। अब रिसेप्टर से जो मैसेज आता है वो मूव करना शुरू करता है सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी जो है उसको प्रोसेस करती है, और फिर वो मैसेज सेल बॉडी से अवे मूव करना शुरू करता है। इसमें ये होता है कि एंड पे जाकर इसके अंदर भी थोड़े थोड़े जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ये उतना ट्री लाइक नहीं होता। खैर, अब जरा गौर कीजिएगा अच्छा, बेटा। आप दोबारा बता सकते हैं? वो आवाज कट गई थी आपकी। वो जो आप मैं सेकंड इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, उसके बाद जो आप बेटा दूसरी ये साइड। दूसरी से, हाँ मैं वही बताने लगा हूं, मैं बताने लगा हूं, तो वो ये सारी डिस्कशन उसी पे होने लगी। बेटा जो एंड मैसेज रिसीव करता है ना, उसको आप कहते हैं डेंड्राइट्स। शर्त यह है कि ये मैसेज रिसीव करे और ये ट्री लाइक हो। दो शर्तें हैं बेटा, एक ये मैसेज रिसीव करे और ये ट्री लाइक हो, मतलब काफी बड़ा सारा गुच्छा हो एक्सटेंशन का। उसके बाद बाकी तमाम पोर्शन क्या कहलाता है? बाकी यहां से यहां तक का पोर्शन कहलाता है एक्सॉन। यानी जो रिसीव करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन मैसेज रिसीव करती है, सिर्फ वो डेंड्राइट्स कहलाती है। बाकी जहां पे मैसेज अवे मूव करेगा या जो ज्यादा लंबी एक्सटेंशन होगी, उसको आप एक्सॉन कहेंगे। इसको एक और मिसाल लेते हैं, मैं आपको आसान कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास न्यूरॉन है इस तरह का, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, और उसके साथ यहाँ पर ये एक न्यूरॉन है, काफी लंबा सारा जो है वो इसकी एक्सटेंशन है, ये पूरी एक्सटेंशन है। अब गौर कीजिए, बेटा ये जो पोर्शन है ना, यहां पर मैसेज रिसीव होगा, इस जगह पर मैसेज ने रिसीव होना है, लिहाजा ये क्या कहलाएंगे? ये डेंड्राइट्स है। और यहां पर सेल बॉडी है, इसके बाद वो मैसेज सेल बॉडी से अवे मूव करेगा। ये जो मूवमेंट है सेल बॉडी से अवे, इसको आप, इस एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? बेटा इस एक्सटेंशन को आप नाम देते हैं एक्सॉन का। यानी हर वो एक्सटेंशन जो न्यूरॉन के मैसेज को सेल से अवे लेकर जाएगी, वो एक्सॉन है। ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस और भी बताया कि हर ऐसी एक्सटेंशन जो ज्यादा लंबी है वो भी एक्सॉन होती है, चाहे वो मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर जाए। तो एक्सॉन की दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन, द वन दैट carries the message away from cell body. एक्सॉन की दूसरी डेफिनेशन है एक्सटेंशन लेंथियर देन, ये जरा गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे, एक्सटेंशन लेंथियर देन 5 माइक्रोमीटर। इसका मतलब है हर वो एक्सटेंशन जो 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा लंबी होगी वो एक्सॉन होगी। प्लस
उसके साथ अगर वो मैसेज अवे मूव कर रही है तो वो भी एक्सॉन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए ना मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, जो कि अगरचे आपकी बुक, सॉरी, स्ट्रक्चर दूसरी साइड पे एक जो मैसेज रिसीव करता है उसके ऑपोजिट साइड पे भी एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक्सॉन के अंदर शामिल होता है नहीं होता? वो एक्सॉन में शामिल है, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, वो आप सही पहुंचे हो। ये एक्सॉन में शामिल है, ये इसकी बात कर रहे हो ना आप, ठीक है। ये क्योंकि मैसेज अवे लेके जा रहा है, लिहाजा चाहे ये 5 माइक्रोमीटर है चाहे उससे छोटा है, ये एक्सॉन ही कहलाएगा, क्योंकि पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन मैंने लिख दी है कि उसने मैसेज अवे ही मूव करना है। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया। यहां पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त, बड़ी मजे की, ये आपको क्लियर कर देगी। ये देखिए, अब ये जो इन्होंने रेड में जितने मार्क किए हुए हैं ना, रेड में जितना कुछ इन्होंने मार्क किया हुआ है वो सारा एक्सॉन है। ये भी एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हैं। अब आपको पता है मैसेज रिसीव किस पे होना है बेटा? डेंड्राइट्स पे। इसका मतलब है मैसेज आ तो गया डेंड्राइट्स पे, लेकिन ये जो एक सिंगल बड़ा सारा बड़ी सारी एक्सटेंशन है, वो एक्सॉन ही कहलाएगी, क्योंकि वो 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक्सॉन है, और आगे वाला क्योंकि मैसेज अवे मूव कर रहा है लिहाजा वो भी एक्सॉन ही कहलाएगा, और ये भी एक्सॉन टर्मिनल्स काउंट होंगे। ये ज़हन में रखिए कि ये जो आखिर वाले की आपकी कंफ्यूजन थी ना, इसको आप यूं कह लें कि ये एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो मैसेज सिर्फ डेंड्राइट्स का काम क्या है, सिर्फ मैसेज रिसीव करना। उसके अलावा जैसे ही उनकी लेंथ 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगी, अब ये देखिए यहां पर क्या है, ये सारे डेंड्राइट्स हैं, गौर करें, ये सब डेंड्राइट्स हैं। क्यों? इनमें से किसी की भी लेंथ 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा नहीं है और ये मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एक्सॉन है। अच्छा, आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि सर इनकी तो लेंथ ज्यादा है। देखें, आपने लेंथ काउंट करनी है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये लेंथ काउंट करनी है, पूरे की लेंथ नहीं काउंट करनी है आपने, उसकी ब्रांचेस की लेंथ काउंट करनी है। जब आप ब्रांचेस की लेंथ काउंट करेंगे, अगर वो 5 माइक्रोमीटर से कम है और वो मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो वो डेंड्राइट्स ही हैं, ठीक है। इसका एक ही एक्सॉन है बड़ा सारा, तो इसलिए ये अच्छा, अब आइए अगली बात के ऊपर। मैंने आपको कहा था तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मैं आपको समझा नहीं रहा अभी डिफरेंस, लेकिन जरा इन 3 डायग्राम्स पे फोकस करें। इन तीनों डायग्राम्स में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और इन तीनों डायग्राम्स के नीचे लेबल हुआ हुआ है बकायदा, सेंसरी, इंटर, मोटर। ये बेटा क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब ये चीजें जो है ना, ये बातें आपने भूलनी नहीं है, कल की बेस है ये, ठीक है। कल के जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी ये बेस है, और ये आपने अब जो है ना वो जहन में रखनी है, क्योंकि ये वरना मुझे दोबारा समझाना पड़ जाएगा सारा, दोबारा हमारा टाइम इस पे लगेगा। काफी हद तक ये हो ही गया। हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह सारा। अच्छा जी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। अच्छा, आपको ना यहाँ एक वर्ड मिलेगा डेंड्रॉन, ठीक है। डेंड्रॉन इज अ प्रिमिटिव वर्ड फॉर डेंड्राइट्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? मतलब ये कि ओल्ड वर्ड है, इट इज नॉट करंटली यूज, डेंड्रॉन नहीं यूज करना, डेंड्राइट्स ही यूज होता है। डेंड्रॉन गलत वर्ड है। हाँ, बेसिक्स तो ऑलमोस्ट हो गई हैं, उसके बाद अब आगे मजीद हम इसकी देख लेंगे क्या करना है। ये भी छोटा सा ही है, कोई बहुत बड़ा सारा नहीं है, 2 दिन की मार है ये भी, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन। और ये चैप्टर जो है ये बहुत ही, ये वाले ये जितने ह्यूमन रिलेटेड आए हैं ये वैसे ही आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है और इससे अगला,
हॉर्मोन्स वाला। एक आई वाला है, आई को एज ए सेंसरी ऑर्गन्स डिस्कस किया करते हैं।